सभी विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमल लिटरेचर एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को प्रणाम। और आज हम देखेंगे एक प्राचीन और संस्था जो बाद के युगों में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दिखाई पड़ती है हमको। सभा विदत सभा और समिति के पश्चात इसका स्थान आता है पौर जनपद। ये दो शब्द हैं, पौर है और जनपद के जो निवासी हैं उन्हें जनपद कहते हैं। तो पौर जनपद नामक संस्था के अस्तित्व हमें डॉक्टर के.पी. जायसवाल ने सिद्ध करने की कोशिश की है कि प्राचीन भारत में ऐसी संस्था थी जो सभा और समिति के बाद कार्य कर रही थी। और इनका पौर जनपद का हम उदय तथा विकास देख लेते हैं और पौर जनपद का स्वरूप क्या था। दो मोटी हेडिंग्स में हम देखने की कोशिश, समझने की कोशिश को करेंगे। तो विद्यार्थियों, सामान्यतः पौर से पुर के लिए, पुर का अर्थ होता है नगर, तो पौर से पुर के लिए, और जनपद को जनपद के लिए संकेत किया जाता था। जनपद अर्थात जो राज्य कार्यों का था या जिला कह सकते हैं। किंतु विचार करने पर ज्ञात होता है कि पौर व जनपद सभा और संस्थाओं की संज्ञा थी। सभा या अन्य संस्थाओं, जैसे प्राचीन काल में, वैदिक काल में हमको सभा और समिति और विदत नामक संस्थाएं देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से सभा और समिति इन्हीं के आगे प्रगति के सोपान पर आगे विकास होने पर जब सभा और समिति धीरे धीरे विलीन होना शुरू हो जाते हैं, आरंभ होते हैं, तब हमें पौर और जनपद दिखाई पड़ने लगते हैं। उनके जो राजा को पदच्युत कर सकती थी, अर्थात जैसे समिति और सभा राजा को गद्दी पर बैठा भी सकती थी और समिति राजा को गद्दी से उतार भी सकती थी, पदच्युत भी कर सकती थी। संभवतः कुछ ऐसा ही पावर पौर और जनपद के पास भी रहा होगा। अतः और उनके स्थान पर नया राजा भी नियुक्त कर सकती थी। अतः पौर जनपद का आशय केवल उनके निवासियों से नहीं है कि जनपद के निवासी जनपद हैं, बल्कि वे सुनिश्चित शासन संस्थाएं और सभाएं थीं। जनपद शब्द जन या जाति का निवास स्थान बताता है, जो बाद में देश का सूचक हो गया। अर्थशास्त्र, रामायण और जातकों में जनपद शब्द प्राप्त होता है। देश या राष्ट्र को जनपद भी कहते थे। इसी से जानपद विशेषण की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार ईसा पूर्व 600 और सन 600 ईस्वी के बीच राज्य के दो विभाग हुआ करते थे, राजधानी और देश। तो जातकों और पाली त्रिपिटकों में जनपद और निगम का उल्लेख है। राष्ट्र विधान की दृष्टि से निगम और नगर एक ही हैं। अर्थशास्त्र में जनपद और दुर्ग का उल्लेख मिलता है। अब पौर जनपद का उदय और उसका विकास देख लेते हैं। जब विषय या जन अर्थात जो कबीले थे बड़े बड़े आर्यों के, उन्हें जन कहते थे। जब और बड़े हो गए तो उन्हें विषय कहने लगे और फिर उन्हें जन कहने लगे, जन से जनपद हुए। तो विषय या जन स्थायी रूप से एक निश्चित प्रदेश में जब बस गए, तब उनके विविध ग्राम भी अनवस्थित न रहकर अवस्थित हो गए और जनपद की रक्षा के लिए, अर्थात वो बड़े बड़े हो गए, अर्थात एक जगह पर स्थायी रूप से राज्य होने लगे और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक हो गया कि ऐसे नगर का निर्माण किया जाए जहां से जनपद के कार्य का संचालन किया जा सके और वहां से जनपद के निवासी, शिल्पी, व्यापारी आदि का निवास हो सके। इस उद्देश्य में पुर या नगर का निर्माण हुआ, अर्थात राष्ट्र के अंदर, राज्य के अंदर राजधानी बनाई गई। जनपद के दो विभाग होते थे, पुर और जनपद। पुर का अर्थ होता नगर या राजधानी और बाकी का जिला जनपद। धीरे धीरे जनपद का आकार विशाल होता गया, जिसमें दो नई शासन व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, जिन्हें पौर व जनपद कहा गया। जायसवाल ने पौर जनपद को केंद्रीय लोकसभा का नाम दिया है। इनका काफी महत्व था, जिनके उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। अब कुछ उदाहरण दिए हैं डॉक्टर जायसवाल ने। अथवा उत्तराधिकारी, जैसे उन्होंने कहा है कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने के लिए राजा दशरथ ने रामायण काल में जो परिषद बुलाई थी, उसमें पौर जनपद जन भी सम्मिलित हुए थे। यहाँ पौर जनपद जन के साथ नैगम भी सम्मिलित हुए थे। नैगम शब्द का भी उल्लेख होता है। और महाभारत में कहा गया है कि आपत्ति की आशंका से, जब कभी आपत्ति पड़े, तब राजा कोष में धन संचित करना चाहे, अगर कोष में धन कम है, उसे और धन चाहिए,
तब वह सब प्रकार के पौर जानपदों के प्रति अनुकंपा प्रदर्शित करे। राजा पौर जानपद के सम्मुख धन की मांग प्रस्तुत करता था। महाभारत में पौर जानपदों के दो रूप मिलते हैं, संश्रित अर्थात जो अधिवेशन में एकत्र हैं, और दूसरे उपाश्रित जो अधिवेशन में एक आए नहीं हैं बल्कि विश्राम कर रहे हैं घर पर। कौटिल्य का कथन है यहाँ पर कि समाहर्ता जो ये कर व्यवस्था का ये इसको वित्त मंत्री भी समझ सकते हैं, जो कर वसूलने का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, तो उसे समाहर्ता कहते थे। मौर्य काल में समाहर्ता पौर जानपद के सामने मांग पेश करे। अल्प कोष वाला राजा पौर जानपद को ही ग्रसता है, ऐसा कौटिल्य का कथन है। कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या के सिलसिले में पौर जानपद के कार्यों के लिए भी पृथक रूप से समय देने की व्यवस्था की है। महाभारत में भी ऐसा उल्लेख मिलता है जिससे पौर जानपद के वैधानिक संस्था होने के संकेत मिलते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में ग्रामगण, श्रेणीगण और जानपद गण का उल्लेख मिलता है। गौतम और वशिष्ठ धर्मसूत्र के अनुसार राजा के मंत्रियों और पौरों को के साथ अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। राजा को चाहिए कि मंत्रियों और पौर जनपदों की राय से ही कोई कार्य करे। रानी तिष्य रक्षिता ने, जो सम्राट अशोक की रानी थी, तक्षशिला में पौरों को कुणाल की आंख नष्ट करने की आज्ञा दी थी। ये भी एक बड़ी दिलचस्प कथा मिलती है विद्यार्थियों कि रानी जो तिष्य रक्षिता थी, उन्होंने अपने सौतेले पुत्र कुणाल की आंख निकालने की आज्ञा किसको दी थी? तक्षशिला के पौरों को दी थी। पौर वहां पर रहते थे और उनको कहा था। पौरों ने पौर तक्षशिला में एक संगठित वैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रहा था। 5वें स्तंभ लेख में अशोक कहता है कि राजुक जानपद के लिए अनुकूल और संतोषजनक हो सकें और उसे अनुग्रह दे सकें। धौली शिलालेख में नागरक या नगलक का उल्लेख है, जिससे नगर सभा या पौर सभा का अनुमान लगाया जा सकता है। कौटिल्य का नागरक ही अशोक का नगलक है। महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में पौर जानपद जन का उल्लेख मिलता है। नैगम पौर का ही सूचक है, अर्थात नैगम और पौर एक ही हैं। बौद्ध ग्रंथों में पौर के स्थान पर नैगम शब्द का भी उल्लेख हुआ है। पुरों में व्यापारियों का प्रधान स्थान होता था, अतः वहां की पौर सभा में व्यापारियों की प्रधानता होती थी, अर्थात नगर सभा में व्यापारियों की प्रधानता होती थी, जो नैगम कहलाते थे। मृक्ष कटिक में स्पष्ट रूप से पौर और जानपद समवाय के उल्लेख से प्रत्यक्ष है कि दोनों प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करते थे। दश कुमार चरितम में पौर जानपद के वैधानिक महत्व की ओर भी संकेत मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में भी पौर जानपद का उल्लेख है। 14वीं 15वीं शताब्दी तक पौर जानपद शब्द का व्यवहार किसी न किसी रूप में होता रहा। तो ये हुआ आपका पौर जानपद का उदय और उसका विकास। अब हम इसका स्वरूप देख लेते हैं कि वस्तुतः पौर जानपद का स्वरूप क्या था। रामायण के अनुसार जब कौशल जनपद के राजा दशरथ ने प्राचीन परंपरा का अनुसरण कर राम को अपना उत्तराधिकारी नियत करना चाहा, राजा दशरथ के मन में आया कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, अतः मुझे राम को युवराज बना देना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए परिषद बुलाई, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो जिसमें कौन कौन इकट्ठे हुए? पौर जानपद जन भी जिसमें सम्मिलित हुए। राजा को वरण करने वाली इस परिषद में ब्राह्मण थे, बल मुख्य अर्थात सेनापति थे, और पौर जानपद और नैगम उपस्थित थे। उन्होंने परिषद में दशरथ के प्रस्ताव का समर्थन किया कि हाँ, राम को युवराज अवश्य बना दिया जाना चाहिए। इसी प्रसंग में रामायण के एक श्लोक में कहा गया है कि उपतिष्ठति रामस्य समग्रम विशेषणम पौर जानपदाश्च चापि नैगमश्च कृतांजलि। वाल्मीकि रामायण का है यह श्लोक, अर्थात पौर जानपद और नैगम करबद्ध हो राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे सूचित होता है कि दशरथ की जिस परिषद में राम को राजा के पद पर वरण करने का निश्चय हुआ था, उसमें पौर और जानपद सभाओं के सदस्य भी उपस्थित थे। महाभारत में भी शांति पर्व में राजा को आपत्ति की आशंका से सब पौर जानपदों के प्रति अनुकंपा प्रदर्शित करें, ऐसा उल्लेख मिलता है। प्राचीन जनपद का स्वरूप आधुनिक राज्यों से भिन्न था। वैदिक साहित्य में जनपद के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है।
वह बौद्ध साहित्य, पाणिनि और अर्थशास्त्र में जनपद शब्द का भी उल्लेख मिलता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जनपद के स्वरूप के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। 800 ग्रामों को मिलाकर लगभग 800 ग्रामों को मिलाकर एक जनपद का निर्माण होता था, अर्थात जहां पर 800 ग्राम एक साथ रहते थे वह एक जिले का रूप धारण कर लेता था, जनपद का रूप उसको मिल जाता था। प्रत्येक जनपद के अपने शील, विचार, वेश और आचार होते थे। सबके अलग अलग नियम परंपराएं होती थी। उनके अपने देवालय, समाज, ईश्वर, विशिष्ट नक्षत्र, समुदाय और परंपरागत कानून होता था। मृक्ष कटिक से प्रमाण मिलता है कि पौर जानपदों के व्यवहार से अवगत होने के लिए राजा गुप्तचर नियुक्त करता था, जो तीर्थशाला, पूग समवाय और जन समवाय में जाकर सब बातों का पता लगा लेते थे। राजा द्वारा पौरों व जानपदों को पीड़ित करने की बात भी मिलती है। पौर जानपद का विश्वास प्राप्त करना मंत्रियों के लिए भी आवश्यक था। स्कंदगुप्त का मंत्री चक्रपालित, जो प्रांत का प्रधान शासक था, एक सार्वजनिक लेख में इस बात का उल्लेख करता है कि उसने पौरों की सभा को सब प्रकार से प्रसन्न किया। हम जानते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण गिरनार में, वहां पर गुजरात में इन्होंने कराया था, चक्रपालित और पर्णदत्त ने, पिता पुत्र ने, जो गुप्तों के पौर आदि थे। प्रसन्न किया, सब प्रकार से प्रसन्न किया और साथ ही वह पौरों के प्रति निष्ठ होने की कामना भी करता है। चक्रपालित बड़े बड़े राज्यों की राजधानियों में पौर संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पौर जानपद प्रायः अनुग्रह की याचना करते थे और अनुग्रह प्राप्त करते थे। जिन अनुग्रहों की याचना की जाती थी वे प्रायः आर्थिक हुआ करते थे, अर्थात धन की याचना की जाती थी, क्योंकि कौटिल्य का कथन है कि केवल वेतन ही अनुग्रह और परिहार प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे राजकीय कोष की वृद्धि हो। पौर जानपद के समक्ष असाधारण कर की याचना की जाती थी, अर्थात कभी जब राजकोष में धन कम होने लगता था तो पौर और जानपदों से अधिक धन की मांग करता था राजा। इस प्रकार पौर जानपद का संबंध आर्थिक विषयों से भी था। पौर जानपद के प्रश्न पर आधुनिक विद्वानों में काफी मतभेद है। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने तो ये सिद्ध किया है कि दो बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, पर अन्य विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। जहां केपी जायसवाल ने इसे केंद्रीय लोकसभा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, वहीं दूसरे विद्वान इसे इतना महत्व नहीं देते। ईसा पूर्व 600 से 600 ईस्वी तक उनका कहना है कि न तो भारत में लगातार कोई केंद्रीय शासन था और न ही कोई लोकसभा। रामायण में वर्णित पौर जानपद का तात्पर्य है प्रमुख व्यक्ति, न कि कोई संस्था। खारवेल के हाथी गुंफा अभिलेख में पौर जानपद पर जो लाखों अनुग्रह की चर्चा है उसका तात्पर्य है कि उसने नगर और देहातों की जनता को सुविधाएं दी। लाखों अनुग्रह का वैधानिक होना उचित नहीं प्रतीत होता। इसी प्रकार मन के जानपद धर्म का तात्पर्य है लोकाचार, न कि कोई वैधानिक बात। जानपद धर्म और देश धर्म एक ही बात है, ऐसा माना जाता है। तो पौर जानपद, आशा है कि आप सब समझ गए होंगे कि दोनों संस्थाएं थी, पर आधुनिक विद्वानों में इसमें काफी मतभेद है, जबकि डॉक्टर केपी जायसवाल इसे सिद्ध करने की कोशिश की है उन्होंने। ये भी लोकप्रिय संस्थाएं थी, सभा और समिति की तरह। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।